दोस्तों कैसे हो आप। आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। हमने पिछले वीडियो में साइंस के 50 क्वेश्चनों का सेट कंप्लीट किया था और आज लेके आया हूँ मैं साइंस के नए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे साइंस के नए क्वेश्चन। चलते हैं करते हैं शुरुआत। तो पहला ही हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। तो ध्वनि तरंगों की प्रकृति केवल अनुदैर्ध्य या लोंगिट्यूडिनल प्रकृति होती है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, ध्वनि की चाल। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। तो पहला है हमारा एयर। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। पहला तो हमारा है एयर, हवा में नहीं होती है, जल में नहीं होती है, निर्वात में नहीं, किस में होती है, ठोस में होती है, सॉलिड में होती है सबसे ज्यादा चाल। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर के क्वेश्चन की बात करें, ध्वनि की आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी का यूनिट या मात्रक क्या होता है। तो ध्वनि की आवृत्ति का मात्रक क्या होता है। तो पहला डेसिबल नहीं होता है, दूसरा मीटर प्रति सेकंड नहीं होता है, तीसरा पास्कल नहीं होता है, तो कौन सा होता है, हर्ट्ज होता है। ध्वनि का जो मात्रक आवृत्ति का मात्रक होता है वो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज होता है। क्या होता है ध्वनि का मात्रक, हर्ट्ज होता है। चलते हैं करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत और देखते हैं नए क्वेश्चन क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 20 हर्ट्ज 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को क्या कहते हैं। सर्वे नहीं कह सकते, अल्ट्रासाउंड नहीं कह सकते, इंफ्रासाउंड, सुपरसोनिक सुपरसोनिक भी नहीं कहते, तो क्या कहते हैं, इंफ्रासाउंड कहते हैं। इंफ्रासाउंड 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को कहा जाता है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन क्या है, बात करते हैं, ध्वनि की वह विशेषता जो एक पुरुष की आवाज को एक महिला की आवाज से अलग करती है क्या कहलाती है। पहली है इसमें प्रबलता नहीं, लाउडनेस नहीं है, तीव्रता ये भी नहीं है, पिच चौथे नंबर की भी नहीं है, तीसरा नंबर पिच है। पिच मतलब तारतु है, तारतु है। यही क्या करती है, पुरुष और स्त्री की आवाज में डिफरेंस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 की, प्रतिध्वनि या इचो सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत परावर्तक सतह से के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए। मतलब जब हम बोलते हैं और वो वापस साउंड आकर हमें सुनाई देता है, उस साउंड सुनने के लिए न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए। तो वो दूरी होनी चाहिए 17.2 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ध्वनि प्रबलता किस पर निर्भर करती है। ध्वनि की जो प्रबलता होती है वो किस पे निर्भर करती है, आवर्ती फ्रीक्वेंसी पे नहीं, तरंग दैर्ध्य पे नहीं, एम्पलीट्यूड, हाँ एम्पलीट्यूड पे करती है, आयाम पर करती है, तरंग की चाल पे भी नहीं करती है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत। चलो 8 नंबर का क्वेश्चन क्या है हमारा, किस माध्यम में ध्वनि संचरण नहीं हो सकता। किस माध्यम में ध्वनि संचरण नहीं हो सकता, इस्पात में हो सकता है, ठोस में हो सकता है, वायु में हो सकता है, निर्वात में नहीं हो सकता, वैक्यूम के अंदर ध्वनि का संचरण कभी भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, परावर्तक तरंगों का उपयोग नहीं किया जा सकता। तो बताओ किस में नहीं किया जा, सोनार में, गुर्दों की पत्रियों तोड़ने में, बादलों का पता लगाने में। श्योर बादलों का पता लगाने में ही किया जाता है। इसमें किया जाता है प्रासोनिक का, बादलों में पता लगाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यदि एक व्यक्ति 40 डीबी ध्वनि स्तर पर बात कर रहा है तो ये स्तर ध्वनि का कैसा होगा। सामान्य बातचीत का नॉर्मल होगा,
दूसरा फुसफुसाहट विस्पर होगा, जेट इंजन नहीं होगा, तो पहला ही होगा हमारा सामान्य बातचीत का ही क्या होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रकाश की दोहरी प्रकृति डबल नेचर का अर्थ क्या है। कहते हैं कि प्रकाश दोहरी प्रकृति प्रदर्शित करता है, तो वो दोहरी प्रकृति कौन सी होती है। प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन नहीं, ये तो होने वाली क्रियाएं हैं। प्रकाश सरल रेखा और घुमावदार में चलता है, ये भी नहीं है। प्रकाश कण और तरंग दो, ये दोनों ही इसकी प्रकृति, प्रकाश कण के रूप में भी चलता है और प्रकाश तरंग के रूप में भी चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, समतल दर्पण द्वारा वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी के बीच क्या संबंध होता है। तो जितना प्रतिबिंब होगा उतनी दूरी पर बिंब बनेगा, ये दोनों लगभग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये एक दर्पण बीच में रख दिया, यहाँ पे रखेंगे प्रतिबिंब, तो इसका प्रतिबिंब इसके सामने, जैसे आप शीशे के सामने खड़े होते हो उतनी दूरी पर आपका क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो उससे आप बता सकते हो कि हमारा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, कहाँ नहीं बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अवतल दर्पण का उपयोग दंत चिकित्सक में क्यों किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग दंत चिकित्सक में क्यों किया जाता है। यह हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, नहीं। यह हमेशा सीधा प्रतिबिंब, हाँ सीधा बना सकता है। यह आवर्धित, हाँ मॉडिफाई करना चाहिए, मैग्निफाइड होना चाहिए और सीधा होना चाहिए, दोनों ही होंगे तब जाकर के ये क्या होते हैं, सही प्रतिबिंब बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गोलीय दर्पण में आपतन कोण और परावर्तन कोण कहां से मापे जाते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण कहां से मापे जाते हैं, तो कर लेते हैं बात। ध्रुव से नहीं, मुख्य एक्सिस से नहीं, वक्रता केंद्र से नहीं, अभिलंब से या नॉर्मली से मापे जाते हैं। चलो बात कर लेते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 क्या है देखते हैं। यदि एक अवतल दर्पण से फोकस पर कोई वस्तु रखी है तो आवर्धन m का मान क्या होगा। दर्पण कैसा है, अवतल है और फोकस बिंदु पर आप खड़े हो, तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो आवर्धन क्षमता पे डिपेंड करता है, तो वो कैसा होगा, शून्य नहीं, प्लस माइनस नहीं, अनंत इनफाइनाइट पर होगा। ऐसा होगा, इनफाइनाइट पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, उत्तल दर्पण द्वारा बनाया गया आवर्धन हमेशा कैसा होता है। धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, एक से कम, एक से अधिक, एक से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यदि आपतित किरण की वक्रता केंद्र C से होकर गुजरती है तो परावर्तन के बाद वो वापस कहां से जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखना, वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश किरण वापस उसी से लौट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दर्पण सूत्र या मिरर फॉर्मूला क्या है। तो मिरर में हमेशा प्लस आता है और लेंस में हमेशा माइनस आता है, तो सेकंड नंबर का इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, क्योंकि इसमें 1/f बराबर 1 में u प्लस 1 में v, यही इसका ये लेंस, ऊपर वाला लेंस का है, नीचे वाला दर्पण का सूत्र है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी चिन्ह परिपाटी के अनुसार कैसी होती है। याद रखना, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा ऋणात्मक होती है, उत्तल लेंस दर्पण की हमेशा धनात्मक होती है। टॉर्च या सर्च लाइट वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग परावर्तक के रूप में किया जाता है। समतल का दर्पण का नहीं किया जाता, तो अवतल दर्पण का किया जाता है। कैसी हेडलाइट्स में जो लाइट के अंदर यूज किया जाता है वो अवतल दर्पण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अपवर्तन की घटना में जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो कौन सा गुण अपरिवर्तित होता है। अपवर्तन में चाल,
अपरिवर्तित। तरंग दैर्ध्य परिवर्तित, आवर्ती परिवर्तित, दिशा परिवर्तित। तो पहला ही इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सत्य हो जाएगा। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत। यदि पानी का निरपेक्ष अपवर्तनांक 1.33 है तो इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा निर्वात में प्रकाश की चाल पानी में चाल की 1.33 गुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो अपरिवर्तित किरण क्या होगी, अविलंब से की ओर झुकेगी, अविलंब से दूर झुकेगी। तो मैं बता दूं आपको, विरल माध्यम से सघन में आती है तो अविलंब की ओर, अदना दूर झुकती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग किस तकनीक में किया जाता है? यह आपके इंटरनेट के लिए यूज की जाने वाली केबल ऑप्टिकल फाइबर केबल के अंदर किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर की जो केबल्स होते हैं उसमें यूज किया जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता पावर ऑफ लेंस पी की फोकस दूरी एफ के बीच क्या संबंध होता है? तो फोकस दूरी होती है वो लेंस की क्षमता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। P बराबर 1/f। डायप्टर या मीटर इसका क्या होता है, मात्रक होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करके बताना दोस्तों।